नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी झा आप सभी का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है युवाओं में होने वाले हृदय रोग, उनके कारण, लक्षण व निदान। भारत में देखा जाए तो हृदय संबंधित रोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस लपेट में 20 से 40 वर्ष के आयु वाले युवाओं या फिर जो लोग हैं वो सब इस लपेट में आ रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हर 4 में से 1 डेथ जो है वो इस हृदय रोग की वजह से ही हो रहा है। तो फिर आखिर इस उम्र के लोगों में 20 से 40 उम्र की कहूँ या फिर यूँ कहे कि इतने कम उम्र के लोगों में ये हृदय संबंधित रोग आखिर क्यों हो रहा है, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है बिहार की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट मिसेस रागिनी द्विवेदी मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आजकल जो युवाओं में हृदय संबंधित रोग देखे जाते हैं उनके सबसे मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, अगर हम कैटेगराइज करें रिस्क फैक्टर्स को, मुख्य कारण को, तो हम लोग उससे पहले सबसे कॉमन जो 3 है मैं बता दूं, कोड वर्ड में S3 बोलते हैं उसको। S1 फॉर स्ट्रेस, S2 फॉर स्मोकिंग एंड S3 फॉर शुगर। ये आम लोगों के लिए आसान होगा समझना। बाकी अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करें तो होता है, एक होता है ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, फिर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ जो आपके शरीर में पहले से बीमारियां हैं उनकी वजह से होती हैं। तो जो पहला है बैड लाइफस्टाइल, उसमें आता है कि स्मोकिंग करते हैं लोग, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, एक्सरसाइज कम हो गया है, ज़्यादातर टाइम लोग रील्स पे बिताते हैं, मूवी हॉल्स में या घर में टीवी देखने में बिताते हैं, या वैसे ही थोड़ा सा ऑफिस का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लाया कि पूरे बॉडी में थकान रहती है, तो घर आए तो बस लेट गए। और कुछ कुछ लोगों को गंदी आदत लग जाती है, जैसे अल्कोहल की आदत लग गई, कोकेन जो वेसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है उसकी आदत लग गई। तो इन सब वजहों से होता है। और दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे आपको फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स या मदर के पेरेंट्स के साइड में, फादर के पेरेंट्स साइड में अगर हार्ट का प्रॉब्लम पहले से है तो भी रिस्क रहता है कि हार्ट अटैक उधर आया है किसी को, तो आपका हार्ट अटैक आने का रिस्क दूसरे लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीजेज जैसे कार्डियोमायोपैथीज होता है कि आप का हार्ट मसल बहुत वीक हो जाता है, गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बस ये तो जीन की वजह से होता है। तीसरा होता है कि जो हमने कहा कि आपके शरीर में पहले से बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, वो भी जेनेटिक होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, व्हाटएवर में भी द रीजन, जैसे अल्कोहल लेने से भी होता है, स्मोकिंग करने से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है। तो हाइपरटेंशन आपको हो गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। दूसरी बात है शुगर का प्रॉब्लम है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है, थायराइड का प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो मैम जैसा आपने बताया कि बीपी वगैरह जो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, आपने बहुत सारे बताए हैं रिस्क फैक्टर्स, लेकिन इसमें जो हमारा मेन, मैं इस पे फोकस करना चाहूँगी कि जो बीपी है, जो कि बहुत आम तौर पे आजकल देखी जा रही है, तो ये किस तरह से हार्ट प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करता है? आमंत्रित करता है। देखिए, जब आपके शरीर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस वक्त एक मेडिकल टर्म बोलते हैं सिंपैथेटिक सर्ज, मतलब उत्तेजना ज़्यादा शरीर में होती है, दिमाग में, उससे हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डैमेज, उसका जो इनर लाइनिंग होता है एंडोथेलियम, वो डैमेज होता है। क्योंकि आप उत्तेजित ज़्यादा होते हैं तो आपके शरीर से कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो आपके ब्लड वेसल का जो इनर लाइनिंग होता है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं वो डैमेज होता है। वो डैमेज हुआ तो वहाँ पे कोलेस्टेरोल जो आपके बॉडी में होता है उसके वहाँ पे जमने की संभावना ज़्यादा होती है, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होता है। उसके बाद अगर कोई कोलेस्टेरोल जम के प्लैक बना है तो उसके रप्चर होने की संभावना होती है
और जैसे ही वो प्लेक रप्चर होता है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट बहुत आसानी से बनता है और तुरंत हार्ट अटैक आता है। इसीलिए ज़्यादातर अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड समस्या अगर आमतौर पे देखी जाती है तो सबसे पहले जो सजेस्ट करते हैं एक्सपर्ट्स कि हाँ कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल कम होना चाहिए Exactly. बॉडी में। ये तो खैर मैम बहुत अच्छा आपने बताया। मैम दूसरा मेरा ये सवाल है कि जैसे जो सेडेंटरीज वगैरह जो हैं, Sedentary सेडेंटरी lifestyle, लाइफस्टाइल्स जो है, मतलब शिथिल जीवन शैली। यस मैम, यस जी, मैम। जी। तो क्या अगर किसी व्यक्ति में ये शिथिल जीवन शैली चल रही है तो इसकी वजह से क्या हार्ट पे असर पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे अगर आप ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो क्या होता है कि आप सबसे पहले ऐसे समझिए, आपका ओबेसिटी बढ़ेगा। ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जो मुझे बोलना चाहिए था। Yes. जब आपका शरीर ओबीज होता है, मोटापा बढ़ता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ता है। फिर वो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाता है, जैसे जो मैंने अभी बताया कि एंडोथेलियल डैमेज होता है, जो कोलेस्टेरॉल के चिपकने की संभावना बढ़ती है, ये सब तो कॉमन हो गया। इसके अलावा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस से क्या होता है, आपके शरीर में डायबिटीज़ की समस्या बढ़ती है। डायबिटीज़ की समस्या बढ़ेगी तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा है कि जब आप ओबीज होते हैं तो स्लीप एपनिया लोगों में होता है। जो आप देखते होंगे मोटे लोग जब सोते हैं तो बीच में बहुत तेज़ खर्राटा लेते हैं, तो हमें लगता है कि मोटापे की वजह से सिर्फ एक खर्राटा है, सांस का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। उस खर्राटे के टाइम पे सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो हमने कहा, उत्तेजना के हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, फिर वही ब्लड वेसल डैमेज होना, ब्लड कंस्ट्रिक्ट होना, तो ब्लॉकेज की समस्या उससे बढ़ती है। इवन आप देखेंगे नए रिसर्च में पाया गया है जिनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, 5 साल में उन्हें हार्ट फेलियर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर नींद की समस्या है किसी के साथ तो वो भी हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप प्रॉपर 6 to 7 आवर्स स्लीप लेते हैं तो आपके बॉडी में हीलिंग होता है। दूसरा है जो आपने कहा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन से 30 मिनट्स एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कि आपका एक्साइटमेंट, मतलब अपने आप को आप बहुत ही लाइट महसूस करते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, हमारे पोस्टीरियर ब्रेन से 2-3 केमिकल्स, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स निकलते हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, हमारे मूड को लाइट करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, हमारे डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करते हैं। मीन्स कि ये दवाइयाँ आपके शरीर में खुद ब खुद बन रही सिर्फ एक्सरसाइज करने से। दूसरा है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका गट, इंटेस्टाइन, आंत, उसके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका फॉर्मेशन भी होता है। तो जब आपके शरीर में हार्ट फेलियर की समस्या है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, इवन किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे डॉक्टर्स उसमें प्रीबायोटिक आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब है कि प्रीबायोटिक जो अच्छे बैक्टीरिया किडनी डिजीज़ में, हार्ट डिजीज़ में हेल्प करते हैं। तो अगर सिर्फ वॉक करने से, अगर 45 मिनट्स एक्सरसाइज करने से ये बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली हम अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, तो हम क्यों ना एक्सरसाइज करें। बिल्कुल। तो जैसा कि मैम ने बताया कि एक्सरसाइज अपने आप में एक मेडिसिन जैसा ही है, बहुत ज़्यादा चमत्कारी आप इसे कह सकते हैं, तो एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दें। और मैम मेरा फिर इससे और एक दूसरा सवाल और है, और बताना चाहती थी। yes. एक्सरसाइज से जब आप किसी भी चीज़ का मेडिसिन ले रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर का ले रहे हैं, शुगर का ले रहे हैं या स्ट्रेस का ले रहे हैं, तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपके बॉडी में। और ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होता है तो आपके ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन का बॉडी में बढ़ जाता है, तो इससे ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाता है, तो कम डोज में भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैम ये तो खैर आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक्सरसाइज भी हमारे लिए ये बहुत मददगार साबित हो सकता है।
इसके साथ मैम एक बहुत ही कॉमन आजकल हम लोग देख सकते हैं कि मोबाइल की लत सबको लगी रहती है आजकल, रील्स को स्क्रॉल करते जाना। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हर एक इंसान का, जिस इंसान के हाथ में फ़ोन है तो वो सबके साथ ये समस्या देखने को मिलती है। तो इसका यस मैम, तो क्या इसका क्या असर पड़ सकता है हमारे हृदय पे? बहुत बुरा असर होता है, बिकॉज उसमें जो आप देखते हैं रील्स होते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड्स के होते हैं, फास्ट होते हैं, एंगेजिंग कंटेंट्स होते हैं, तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एंगेज उसमें हो जाता है। हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब जैसे आपका बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में जाता है तो सीधे आपके बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ना शुरू होता है, एड्रेनलिन का सेक्रेशन, जो हमने पहले भी चर्चा करी है। अब ये सब फिर वही काम करते हैं कि आपका पल्स रेट बढ़ा देते हैं, आपका बीपी बढ़ा देते हैं, आपका ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग की समस्या बढ़ जाती है, एंडोथेलियल डैमेज होता है, कोलेस्ट्रॉल प्लैक बनता है, प्लैक रप्चर होता है। बिकॉज प्लैक रप्चर इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में जो प्लैक बनते हैं वो वल्नरेबल प्लैक होते हैं, मतलब उस प्लैक का जो कवर होता है वो फाइब्रस टिश्यू का नहीं होता है, उसमें कोलेस्टेरोल का कैप होता है जो बहुत मुलायम होता है, कभी भी रप्चर कर जाता है। तो आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो लोग ज़्यादा रील्स देख रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि उनका नाइट टाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। इफ़ यू मॉनिटर 24 आवर्स ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, तो जब वैसे पेशेंट्स का आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग 24 घंटे के लिए करेंगे तो आप देखेंगे जिनको ज़्यादा लत है रील्स देखने की, उनका नाइट टाइम ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। जी, तो खैर मैम आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मैं आशा करूँगी कि जो भी लोग जो ज़्यादा रील्स पे स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा समय देते हैं, थोड़ा अब ये जानकारी मिलने के बाद उस चीज़ को थोड़ा अब सुधार में लाएं। और मैम एक और बहुत ही कॉमन, जैसे अभी हमने रील्स के बारे में बात की, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में बात की, इसके साथ साथ अभी हम लोग देखें तो जंक फूड्स बहुत लोग प्रेफर करते हैं। प्रेफर तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ आजकल इतना ज़्यादा क्रेविंग्स हो गया है कि हाँ आज पानी पूड़ी खा लेते हैं। तो ये मीन्स जंक फूड जितने भी हैं, तो सारे जंक फूड्स क्या इफ़ेक्ट करते हैं हमारे हार्ट पे? फिर सारे रिस्क फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है वो जंक फूड्स। आप कैसे देखिए, आपने जंक फूड्स लिया, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में गया, दूसरा साल्ट इंटेक बढ़ गया, नमक की मात्रा बढ़ी, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ा, शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि उसमें जो होते हैं होल ग्रेन्स नहीं होते हैं, एंडोस्पर्म जो होता है, जो मैदा जिसको जिस टाइप से बोलते, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। तो शुगर इंटेक भी बढ़ा तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ गया, ओबेसिटी बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं कि जितने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये जंक फूड्स उनको आपके शरीर में पैदा कर रहे हैं। लेजीनेस आता है आपकी बॉडी में, फिर आप चले जाते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में। तो अगर आप देखें तो ये जो जंक फूड है इसने वो सारे रिस्क फैक्टर्स आपके बॉडी में पैदा कर दिया, जो आपका हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। और मैम कभी कभी जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कभी होता क्या है कि जो जनरली आजकल तो ये युवाओं में भी देखने को मिलता है कि लेजीनेस बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो लोग इस चीज़ों को अपने आप में इम्प्लीमेंट तो करते हैं कि ठीक है अब लेजीनेस हो रहा है तो ठीक है, उसी अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी उनके हार्ट पे क्या इफेक्ट कर सकता है? फिर वही बात हो जाएगी, जैसे देखिए लेजीनेस आ रहा है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेजीनेस क्यों आ रहा है। एक तो हमने आपको बोला कि स्ट्रेस आज के वर्क लाइफ में हर किसी फील्ड में है, तो ये स्ट्रेस आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस लाता है कि लगता है जैसे आप बहुत वीक हो गए। और लोग क्या करते हैं कि थोड़ा हिम्मत नहीं करते वो, और वो बेड रिडन हो जाते हैं कि चलो काम कर लिया अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन मेरी सलाह रहेगी लोगों से कि आप आएँ घर काम से, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिएं और बिना आराम किए सीधे आप 1 घंटा ब्रिस्क वॉक के लिए चले जाएं, एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक के लिए चले जाएं। तो जब वो वॉक करके आप आते हैं तो जो पहले दिन की फीलिंग थी कि हम बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, अब वॉक करके आएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपको वो वीकनेस नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बताया कि जितने अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी को खुद ब खुद वो स्टिमुलेट करते हैं।
यस मैम। तो मैम ये तो हमने बात की कि इनके क्या कारण होते हैं, हार्ट जी, डिजीज़ जी। के क्या कारण होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनके लक्षणों के ऊपर। तो मैम अगर बात करें इनके लक्षणों की, तो हमें हार्ट डिजीज़ के क्या लक्षण मुख्य तौर पे देखने को मिलते हैं? हाँ, हार्ट डिजीज़ में देखिए सबसे कॉमन जो हम लोग सुनते आते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है। चेस्ट पेन यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है। उसके बाद है आपका सांस फूलना। मैम। अब देखना ये होता है कि सांस फूल रहा है पेशेंट को, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें। अब अगर किसी को बैठे बैठे भी सांस फूल सकता है, किसी को थोड़ा चलने पे फूल सकता है, किसी को ज़्यादा चलने पे फूल सकता है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि पेशेंट खुद को एडजस्ट करने की, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और लक्षण बताऊंगी, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, या इवन कहें कि मैं पहले लक्षण बता दूं कि उनको धड़कन आता है, सडन वीकनेस लगता है, सडन फटीग लगेगा, उनको थकावट अचानक से हो गई। तो कॉमन यही चेस्ट पेन, सांस फूलना, धड़कन आना, थकावट लगना, कमजोरी लगना, इसको मान लीजिए। लेकिन क्या होता है कि इग्नोर्ड कैसे हो जाते हैं पेशेंट्स। सबसे पहले चेस्ट पेन हुआ, उन्हें लगता है गैस बन रहा है, यस गैस की दवाइयाँ लेते रहते हैं और उस बीच में उनकी बीमारी खराब हो जाती है। दूसरा होता है कि अगर हम इस स्पीड से चल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, स्पीड थोड़ी सी कम कर ली, काम तो हम सारा कर ही रहे हैं, तो हमें लगता है हमें तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी को वो एडजस्ट करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पे उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही सही हूँ। मैं कल का ही एक एग्जांपल दूंगी। मेरे पास एक पेशेंट आया था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसे कोई प्रॉब्लम है, जबकि उसकी ईसीजी में खुद दिख भी रहा था। मैंने उन्हें पूछा, कई बार पूछा, नहीं बताया उन्होंने। मैंने कहा कि आपकी ईसीजी देख के लग रहा है कि ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है, नहीं माना उन्होंने। फिर हमने इकोकार्डियोग्राफी किया, उनका पंपिंग 25% था। तो फिर अच्छे से उनसे जब जांच पड़ताल किया हमने, तो यही पता चला कि वो धीरे धीरे खुद को एडजस्ट करते जा रहे थे। तो लोगों से यही गुजारिश है कि इस एडजस्टमेंट को खुद को बेहतर होना ना माने। अगर आपको दिक्कत हुआ है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। बिल्कुल। और आपने जैसा कि बताया कि सांस लेने की जो समस्या है वो भी इसमें कॉमन है कि ये हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन मैम होता क्या है ना कि जो सांस फूल रहा है या सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है, तो कभी कभी इसे भी लोग कॉमन समझ लेते हैं, लाइक आम बात है। तो कब हम लोग इस प्रॉब्लम को सीरियस पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, या कब हम लोग इसको समझ सकते हैं कि नहीं अभी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? इसमें बहुत कॉमन चीज़ है। देखिए, रेगुलरली आपको, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या सीढ़ियों पे चल रहे हैं, आपको सांस फूला, आपने स्पीड कम कर लिया, थोड़ा कम फूला, आपने अपना काम कर लिया, जिसकी चर्चा भी की। बट अगर आपको ऐसा दिक्कत हुआ है तो इसको नोटिस कीजिए। ठीक है, आप काम अपना कर लिए, लेकिन कभी कभार आप तेज चल के देखिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। कभी आप सीढ़ियों पे थोड़ा सा तेज चलिए, कभी ज़मीन पे तेज चल के अपने आप को टेस्ट कीजिए कि क्या वही प्रॉब्लम फिर से आया। तो अगर आपको हर टाइम स्पीड बढ़ाने पे चेस्ट पेन आ जाता है, सांस फूलने लगता है, धड़कन आने लगती है, कमजोरी लगने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। तो यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिपीटेडली आप जिस काम को कर रहे हैं बार बार और बार बार वो दिक्कत हो रही है, तो इस पॉइंट पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जी। और मैम आजकल हमें हार्ट अटैक जैसी जो समस्याएं हैं वो भी आमतौर पे हम लोग देख लेते हैं, हालांकि ये हृदय से संबंधित हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए, हार्ट अटैक तो खैर सडन है, वो बता के तो आता नहीं है, वो लाइक अचानक ही आता है। लेकिन कभी कभी यही हार्ट अटैक वाली जो समस्या है वो साइलेंटली आती है हर इंसान के बीच। तो ये कैसे इसको हम लोग पहचान सकते हैं, इन लक्षणों को? जो अभी मैंने चर्चा करी, देखिए 3 ग्रुप होता है हमारे पॉपुलेशन में। सबसे पहले इन 3 ग्रुप को अलर्ट रहना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप हैं? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर कोई एल्डरली है, मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल पेशेंट मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, अगर इनको सडन वीकनेस, फेंटनेंस मीन्स चक्कर आना या केवल धड़कन आना,
या केवल हल्का सांस फूल के रह गया, केवल पसीना आ गया, चेस्ट पेन नहीं हुआ, इसी को साइलेंट अटैक कहते हैं। तो इन्हीं 3 ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में ऐसा होता है कॉमन। हालांकि किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो इतने लक्षण हमने आपको बताए, इसमें आपको नोटिस करना है कि अगर सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि अचानक से पसीना आना शुरू हो गया, अचानक से सांस फूलना शुरू हो गया, अचानक से धड़कन आने लगा, अचानक से चक्कर आ गया, अचानक से कमजोरी हो गई, चेस्ट पेन नहीं हुआ है फिर भी, तो आप अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल। और ये तो खैर मैम आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई हम लोगों को। इसके साथ एक और बहुत ही कॉमन समस्या है जो कि लोग बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। हमारा जैसे है हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमारे किसी आर्म्स में पेन है या फिर जॉज में पेन है तो इसको हम लोग रिलेट ही नहीं कर पाते कि हमारे हार्ट से कैसे रिलेट करेगा। तो ये समस्याएं अगर हमारा हृदय से संबंधित अगर हमें कोई परेशानी होने वाली है और इसके साथ अगर हमें आर्म्स में पेन हो रहे हैं या जॉ में पेन हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं हमारे मैं शरीर? चाहूँगी कि पहले चेस्ट पेन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, ताकि आम पब्लिक के लिए भी बहुत आसान हो जाए। बिल्कुल। देखिए, कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। कुछ लोग गैस के दर्द को चेस्ट पेन, हार्ट अटैक समझते हैं, और कभी कभी हार्ट अटैक आया रहता है उसको गैस समझते हैं। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है कि जो गैस का दर्द होगा उसमें देखेंगे वो चुभन, बोरिंग पेन, मतलब लग रहा है जैसे चाकू चुभ रहा है, सुई चुभ रहा है, जगह बदल बदल के चुभ रहा है। ये हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरा चीज होता है कि मूवमेंट करना। जैसे आपको चेस्ट पेन हुआ तो आप अपना आर्म्स का मूवमेंट कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि वो पेन बढ़ रहा है तो भी घबराना नहीं, वो भी हार्ट की समस्या नहीं होती है। कभी कभी मसल स्पाज्म हो जाता है, आप गलत तरीके से सोते हैं, ऊंचा तकिया ले लेते हैं, तो उससे भी हमारे आगे के और पीछे के मसल्स स्पाज्म हो जाता है, टाइट हो जाते हैं, तो वो पेन होता है। तो वो जो मैंने मूवमेंट बताया, उस मूवमेंट से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने गर्दन का मूवमेंट किया, आर्म्स का मूवमेंट किया, बैक का मूवमेंट किया, डीप ब्रीदिंग ली, तो ये सब लेके देखिए। अगर इन सब में लगता है कि ये पेन बढ़ रहा है तो घबराना नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसकी तरफ, जो हार्ट से रिलेटेड पेन होगा। सबसे पहले पेशेंट आपको एकदम स्क्वीजिंग पेन बताएगा। ये बहुत टिपिकल होता है। जब आप उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पूछने, वो कहेगा बहुत दर्द है। ये उसने जो मुट्ठी यहाँ पे बांधा एकदम टिपिकल है कि उसको हार्ट अटैक आया है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट साइन है। दूसरा आपके लिए क्या है कि जो अम्बिलिकस, नाभि जो होता है, नाभि से लेके जॉ के बीच में हमारा हार्ट अटैक का पेन होता है। बहुत कॉमन होता है कि केवल चेस्ट में पेन होके रह जाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट होता है कि चेस्ट पेन के साथ बाइलैटरल, दोनों हाथ में पेन रेडिएट करता है, और वो होता है कि बहुत ज़्यादा अनईजीनेस लगता है लोगों को। तीसरा होता है कि चेस्ट पेन हुआ, केवल लेफ्ट आर्म आया। उसके बाद होता है चेस्ट स्कोरिंग सिस्टम, मैं बता रही हूँ। उसके बाद चेस्ट पेन हुआ, उसके साथ लेफ्ट आर्म हुआ। चेस्ट पेन हुआ, बैक में भी साथ में पेन हो रहा है। तो ये सब हार्ट अटैक से रिलेटेड होते हैं। ओके मैम, तो ये खैर जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं, और जैसा कि मैम ने बताया, अगर आपके आर्म्स में भी कोई दर्द हो रहा है किसी भी तरह का, या फिर जॉ लाइन से, आप जैसा कि मैम ने बताया कि नाभि से लेकर के आपके जॉ लाइन तक, अगर इस बीच में अगर आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है खास करके, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि ये हमारे हार्ट अटैक से संबंधित साइन हो सकते हैं। एक और बात है कि जो आर्म पेन आप बता रहे हैं, तो अगर आर्म आउटर साइड में पेन हो रहा है तो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनर साइड में पेन होना चाहिए। तो आपके आर्म्स के इनर साइड में पेन है तो वो सिग्निफिकेंट है। यस मैम। ओके मैम, और मैम ये तो हमने कारण के बारे में बातचीत की, इसके क्या लक्षण होते हैं ये भी हमने हमारे दर्शकों को बताया। अब आते हैं हम लोग इसके निदान के ऊपर। तो मैम आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इनके निदान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिवेंशन। जैसा कि आज हम लोग युवाओं में हार्ट डिजीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो प्रिवेंशन की बात अगर करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा यहाँ पे। तो प्रिवेंशन के लिए है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन।
सबसे पहले हम ये जानें कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में आपका आ गया एज। एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे एजिंग होगा रिस्क बढ़ता चला जाएगा, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा होता है मॉडिफाइबल। जितनी चर्चा हमने करी, जितने भी बैड लाइफस्टाइल्स थे, जैसे स्मोकिंग करना, बैड फूड हैबिट्स जैसे जंक फूड्स हुआ, देन लैक ऑफ एक्सरसाइज, देन अल्कोहल एब्यूज़, कोकेन एब्यूज़, या फिर जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये कम एज में ना हो उसके लिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हर एक युवा को 30 to 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक पर डे करना चाहिए। दूसरा होता है डाइट मॉडिफिकेशन। आप शुगर इंटेक कम कर दीजिए, बैड कोलेस्टेरॉल, जो भी जंक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, हेल्दी फूड्स अपने डाइट में लाइए। देखिए, कॉमन भाषा में अपने पेशेंट्स को मैं यही समझाती हूँ कि आप अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, हर डिजीज़ से उतना ही दूर जाएंगे। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप चाहते हैं, हमारे दर्शकों, अगर आप ये चाहते हैं कि मेडिसिन से दूरी बना के रखें, तो जैसा कि हमारी मैम ने बताया कि बिल्कुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, एंड विद एक्सरसाइज। एंड विद एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके मैम, तो मैम एक और बहुत ही अहम सवाल है मेरा आपसे कि हम लोग आमतौर पे, जो हमारा अभी आज का चर्चा का जो विषय है वो हृदय रोग से संबंधित है, तो हृदय रोग के नाम पे हार्ट अटैक ही सबके दिमाग में ये आता है। लेकिन एक टर्म और आता है जो कि कार्डियक अरेस्ट है। तो मैम, ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी आपने एक चीज़ बताई, मैं चाह रही हूँ कि मैं उसकी चर्चा भी कर लूँ यहाँ पे, जी। कि आमतौर पे लोगों में हृदय रोग का मतलब हार्ट अटैक ही होता है। Yes, मैम। तो एक्चुअली हार्ट अटैक ही सिर्फ हार्ट की समस्या नहीं होती है। अभी हमने शुरू में जो चर्चा करी, जेनेटिक डिजीजेस की बात करी है, कि कार्डियोमायोपैथी होता है, कि आपका हार्ट मसल कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप अल्कोहल इंटेक अगर ज़्यादा करते हैं, या हाइपरटेंसिव लॉन्ग टर्म से हैं, या ओबीज हैं, तो ओबीज पर्सन्स में भी हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है। तो इन सब से हमारा हार्ट मसल कमज़ोर हो जाता है, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो जो जेनेटिक होते हैं, जैसे हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और उसके अलावा आप देखें तो एक होता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, जो कॉमनली फीमेल्स में होता है, जिसको बोलते हैं टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। वो थोड़ी देर के अचानक से सारे ईसीजी, सारे इको में पूरे चेंजेस देंगे, हार्ट अटैक के चेंजेस। ओके मैम। लेकिन 45 मिनट्स 1 आवर के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जी। दूसरा ग्रुप होता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज का। बचपन में इन्फेक्शन, हमारे जो इंडिया में, अभी हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, तो हमारे यहाँ इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो हमारे वाल्व को डैमेज करता है, उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये भी हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन आपका वाल्व खराब हो जाता है, लीकेज की समस्या बढ़ जाती है, वाल्व में सिकुड़न हो जाता है, फिर वैसे ही चेस्ट पेन, सांस फूलना, पाल्पिटेशन, सेम सिम्टम्स के साथ आएगा। ओके। जो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? तो हार्ट अटैक में आप बचा सकते हैं। हार्ट अटैक में हार्ट का एक पार्ट काम करना बंद करता है, जिसके नस में ब्लॉक होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में पूरा हार्ट ही काम करना बंद कर दिया, एंड सडन, और वो डेडली होता है। मैं आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।